फिर गांव आई बहू। हाय रे, वह कल मुही फिर आने वाली है। मैं तो नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। अरे तुम्हारे इकलौते बेटे की बीवी है, बहू है तुम्हारी, कोई बेगाना नहीं कि तुम नहीं चाहती कि वो घर ना आए। अरे उसका घर है ये। हाँ है तो, लेकिन याद है ना, पिछली बार एक ही दिन के लिए आई थी, गांव की शक्ल ही बदल कर चली गई। इस बार न जाने क्या क्या करेगी। कलावती अपनी बहू रमा के गांव आने से परेशान थी। अरे शहर की लड़की है, गांव आकर क्या कमाल करती है देखिए। रमा रेलवे स्टेशन पर। हाय रे, गांव की जमीन पर पैर रखते ही गोबर की बदबू आने लगी है। कैसी बात कर रही हो? इसी महक को सूंघ सूंघ कर तो मैं बड़ा हुआ हूँ। हाँ, तभी तुम्हारे परफ्यूम का खर्चा इतना ज्यादा है। पति को रमा की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब कोई आया है क्या रिसीव करने? कोई क्यों आएगा, मेरा गांव है, गली गली की पहचान है मुझे। चलो आगे से टांगा कर लेते हैं। नो 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 नो, लास्ट टाइम मेरी कमर लचक गई थी, मैं तो पैदल ही ठीक हूँ। भाई मैं तो टांगे पर ही जाऊंगा, वैसे भी शहर में टांगा कहाँ मिलता है। पति टांगा बुलाकर उसमें बैठकर चला जाता है। अरे वाह, हाय रे मेरा बेटा। पर बेटा इतना दुबला क्यों हो गया तू? बेटा बहू नहीं आई क्या? अच्छा ही तो है ना नहीं आई, आती तो बस अपनी शेखी झाड़ती रहती शहर की सारी। मुझसे नहीं होता, अभी आती तो कहती। बस तभी बहू की आवाज जोर से आती है। हाय रे, मेरे पैरों में मट्टी लग गई है। क्यों नहीं सरकार को बोलकर आप लोग सड़कें पक्की करवा लेते हैं? छी 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 छी, कोई तो मेरे पैर में पानी डाल दो। अरे ये कहाँ से आ गई? मैंने तो सोचा था मेरा बेटा अकेला आया है। लेकिन जैसे ही सास की नजर बहू पर पड़ती है तो वो उसके कपड़े देखकर जोर से चिल्लाती है। अरे ये क्या पहन कर आ गई यहाँ? पता भी है कि कहाँ है वो? अरे कैसी लड़की है, बेटा शहर ही छोड़ देता इसे तो। हाँ हाँ, मुझे भी शौक नहीं है इस मिट्टी में पैर मारने का। अरे जा जाकर साफ हो जा और खाना बना ले। माँ जी, अभी अभी चली आ रही हूँ, आज तो खाना आप बना लेती। हाय रे, मैं बना लेती? कहीं की महारानी है क्या तू? जा जाकर काम कर, शहर की होगी अपनी, मेरे गांव में मेरी चलती है। हाँ जा। बहू जाकर नहा धोकर किचन में पैर रखती ही है कि जोर से चिल्लाती है। अरे वो गैस चूल्हा कहाँ गया और सिलेंडर भी नहीं दिख रहा। माँ जी, मेरे पापा ने गैस इसलिए तो दिया था कि मुझे ये मिट्टी वाले चूल्हे में ना खटना पड़े, आपने वो भी हटा दिया क्या? हाँ, क्योंकि गैस का रेट पता है क्या चल रहा है, लकड़ी फ्री की होती है। अरे जा जाकर चूल्हा सुलगाकर खाना बना जल्दी से। अरे जाना, माँ की मदद कर दे आज के लिए। हाँ हाँ, बीवी का गुलाम। सास बहू एक किचन में। सर से पल्ला क्या तेरी नानी आएगी लेने? शादी को 2 साल हो गए, लेकिन लड़की बनी घूम रही है, ना बिंदी ना सिंदूर। अरे लगाया तो है सिंदूर, ये देखिए। बहू पल्ला गिराकर सास को सिंदूर दिखाती है। अब मेरे साज श्रृंगार पर चर्चा हो चुकी हो तो चलिए खाना भी बना ले। आप तो सुबह से ठूस रही होंगी, हम लोग तो अभी अभी आए ना सफर करके। उधर बाहर बेटा और पिता आपस में बात कर रहे थे। क्या है पापा, माँ को कुछ तो समझाइए, कैसी रहती है वो मीरा के साथ? अरे अभी तो शादी हुई है, प्रोफेशनल लड़की है, वो काम ना करे तो हम लोगों का घर ना चले। देख बेटा, तू ये सास बहू के बीच में ना बोले तो ही अच्छा होगा। ये ऐसा रिश्ता है कि कुछ भी कर लो मन मुटाव तो बना ही रहेगा। हाँ वो तो है पापा, लेकिन चलिए देखते हैं। शाम को मीरा स्कर्ट पहन कर आती है। हे सासू माँ, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, पास में वो जो मौसी रहती है ना, जो शहर से आई थी अपने पति के इलाज के लिए, उन्होंने घर बुलाया है। कौन वो विमला मौसी? अरे ना ना, उनके घर ना जाना, उनके घर मौसाजी नहीं रहे हैं, 2 हफ्ते पहले ही देहांत हो गया उनका। ऊपर से तू ये फराक पहन कर चली जाएगी। अरे ना बाबा ना। ओहो, फिर तो जाना ही चाहिए, आप भी चलिए ना। ना ना, तेरे जैसे कार्टून के साथ तो मैं कहीं ना जाऊं। बहू मॉडर्न कपड़ों में गांव की मौसी के घर जाती है, जहां सभी घर वाले उसे देखने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया,
कौन आया है जो सारे ऐसे देख रहा है? माँ, कोई कबूतरी सी लग रही है, देख तो। मौसी के सामने बहू को देखकर वो उसे पकड़कर रोने लगती है। हाय रे बहू, क्या बताए, तेरे मौसा जी नहीं रहे। शहर में तेरे घर पर रहकर मैंने उनका इलाज करवाया, लेकिन मैं बचा नहीं पाई उनको। देखिए मौसी, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब कैसे चलेगा घर? तभी एक सरकारी आदमी उनके घर आता है। ये विमला देवी कौन है? मैं ही हूँ। कौन है, कहाँ से आए हैं आप? मैं आपके पति के दफ्तर से आया हूँ। ये कागज में आपके साइन लेने हैं, जरा जल्दी कर दीजिए। विमला मौसी जैसे ही साइन करने जाती है, बहू रोक लेती है। रुकिए मौसी, कभी भी आंख बंद करके साइन नहीं करना चाहिए। देखिए तो क्या लिखा है पेपर में। अरे बिटिया, हम कहाँ पढ़ना लिखना जानते हैं। जब से ये गए हैं साइन ही तो किए जा रहे हैं। लाइए, मैं पढ़कर देखती हूँ कि क्या है। देखिए मैडम, ये इन लोगों के घर का मामला है। आप ना ही बोले तो ठीक है, इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना लिखी है। अरे हम चोर नहीं, सरकारी लोग हैं। जाने दे बहू, कुछ गलत नहीं होगा। अरे, पर पेपर पढ़ने में कितना वक्त लगता है, और अगर कुछ गलत नहीं है तो आपको परेशानी क्या है? बहू पेपर छीन कर पढ़ लेती है और फिर, मौसी, इस पे साफ साफ लिखा है कि मौसा जी की जो नौकरी थी, जो आपके बड़े बेटे को मिलनी है, उसे आप अपनी खुशी से इस आदमी को देने को तैयार हैं। हाय रे, ये तो अनर्थ हो रहा था। अब ये जाएगा पुलिस के हवाले। पुलिस आदमी को ले जाती है। तब तक घर के बाहर भीड़ लग जाती है। सास, ससुर और पति भी वहां आ जाते हैं। मुझे तो लग रहा है कि बहू शहर से गांव जैसे मेरे लिए ही आई है। अरे भला हो बच्ची का जो मेरा घर बर्बाद होने से बचा लिया। कमला दीदी, भगवान ऐसी बहू सबको दे। अरे और क्या, इसीलिए तो मैंने पढ़ी लिखी बहू चुनी अपने बेटे के लिए। चूल्हा चौका तो सभी कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ ही लड़की का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। चल बहू, घर चलते हैं, रात के खाने की तैयारी भी तो करनी है ना। रघु हमेशा नया धंधा सोचने वाला, थोड़ा चालाक, थोड़ा भोला। भोला, नाम तो भोला, लेकिन दिमाग बड़ा तेज, हर बात में जुगाड़ निकालता है। गांव का माहौल बड़ा शांत था। लोग अपनी खेती बाड़ी में मस्त, बच्चों की पतंगें उड़ती रहती, महिलाएं कुएं पर बर्तन मांजती और मर्द चाय की दुकानों पर राजनीति में डूबे रहते। इसी गांव में रहते थे रघु और भोला, दोनों बचपन के दोस्त। दोनों का सपना था कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो गांव में किसी ने न किया हो। लेकिन हर बार रघु जब भी कोई धंधा शुरू करता, वो धंधा 3 दिन में धराशायी हो जाता। कभी बकरी पालन, कभी मूंगफली बेचने का काम, कभी साइकिल की पंचर की दुकान, सब में घाटा। एक दिन रघु और भोला तालाब के किनारे बैठे बैठे उदास हो रहे थे। रघु बोला, भोला, यार मेरी किस्मत ही खराब है। जिस धंधे में हाथ डालता हूँ वो डूब जाता है। अरे रघु, किस्मत खराब नहीं होती है रे, सोच गलत होती है। धंधा करना है तो सबसे पहले लोगों की जरूरतों को समझना पड़ता है, और अगर जरूरतें ना हो तो जरूरतें बनानी पड़ती हैं। अरे भोला, तू क्या कह रहा है? जरूरतें तो वैसे भी होती है ना। अरे नाघू, तू इतना क्यों भोला है रे? ऐसा कुछ भी नहीं होता। देख, मैं तुझे प्लान बताता हूँ। भोला ने धीरे धीरे रघु के कान में कुछ फुसफुसाया। रघु की आंखें चमक उठी। अरे भोला, ये तो बहुत गजब है।
दूसरे दिन से दोनों ने गांव के पुराने मशहूर कम्युनिटी कुएं के पास एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। आज से यहाँ कपड़ा धोना और बर्तन मांजना सख्त मना है। गांव वालों ने पढ़ा तो सब चौंक गए। अरे रघु बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? ये कुआं तो सबका है ना। बाबा, पानी बहुत कम हो गया है, कुएं की मिट्टी भी गिर रही है, तो अब बचाना पड़ेगा ना। गांव वाले गुस्से में पर कुछ कर नहीं सकते थे। मजबूरी में उन्होंने अपने घरों में ही कपड़े धोने शुरू कर दी। अब समस्या शुरू हो गई। साबुन का पानी सड़कों पर बहने लगा, रास्ते फिसलन भरे हो गए, बच्चे गिरने लगे। गांव में हर कोई परेशान था। एक हफ्ते बाद भोला ने एक बड़ी सी तख्ती लगाई। समस्या का समाधान, अब हम कपड़े भी धोएंगे और बर्तन भी मांजेंगे, और तो और वो भी बहुत कम दाम में। सारे गांव वाले दौड़े। अरे ओ भोला भैया, बर्तन मांज दीजिए ना, हमारे घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है। अरे सुनिए ना भोला भाई, मेरे भी कपड़े धो दीजिए ना। घर के सामने नाली में पानी जाने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। भोला ने रेट लगाया। एक बर्तन 10 रुपए, एक कपड़ा 20 रुपए। गांव वालों को कोई और रास्ता भी नहीं था। मजबूरी में सबने धंधा देना शुरू कर दिया। मान गए तुमको भोला भाई। अरे यार, तुम तो दिमाग के किंग हो। समस्या भी हमने बेची और समाधान भी। अरे हाँ नगु भाई, अब तो तुमको पता चल गया होगा ना कि मार्केट में अगर तुमको टिकना है तो समस्या का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और अगर मार्केट में तुम्हें कोई समस्या ना मिले तो तुमको समस्या खुद बनानी पड़ती है। हाँ, समझ गए ना तुम? कुछ दिन में गांव वालों को आदत पड़ गई। भोला और रघु का धंधा जोरों पर चल पड़ा। दोनों ने कुएं के पानी से खुद की धुलाई सर्विस खोल ली। फिर दोनों ने सोचा, तो फिर अब हमारा अगला प्लान क्या होगा? नगु, अब हम पानी की प्यूरिटी भी बेचेंगे। नगु, अब हम सबसे कहेंगे सिर्फ हमारी कुएं का पानी पीने लायक है, बाकी सब कुएं में तो गंदगी है। अगले दिन दोनों ने बोर्ड लगा दिया। दोस्तों, शुद्ध जल सिर्फ हमारे यहाँ मिलता है, बाकी सब कुएं में बैक्टीरिया है। आइए और शुद्ध जल दीजिए। लोग डर गए। सबने बोतल भर भर कर पानी खरीदना शुरू कर दिया। 1 रुपए प्रति लीटर। गांव का प्रधान आया। भोला, ये सब क्या लगा के रखा है तुम दोनों ने? क्या ये बैक्टीरिया वाली बात सच है? नदान जी, क्या कभी आपने अपने गांव की पानी को टेस्ट किया है? नहीं। तो फिर आप ही बताइए प्रधान जी, हम इसमें गलत क्या बोल रहे हैं?
चलो फिर ठीक है, मुझे भी 1 लीटर प्योर पीने का पानी दे दो। चलो दोस्तों, आखिर में किसी ने तो हमें धंधा करना सिखाया। भोला और रघु ने धीरे धीरे अपने धंधे को बड़ा बना लिया। अब उनका ब्रांड था रघु भोला धुलाई एंड प्योर वाटर सर्विस। आखिर में एक दिन रघु बैठा बैठा सोच रहा था, भोला, हमने जो किया वो गलत तो नहीं था ना? भोला मुस्कुराते हुए बोला, भाई नागू, हमने कोई धोखा तो नहीं दिया ना, बस लोगों को उनकी समस्या का समाधान दिया जो वो खुद भी नहीं देख पा रहे थे। तो फिर अब हमारा अगला प्लान क्या होगा? अब हम गांव में गंदगी का अभियान चलाएंगे और फिर सफाई का कॉन्ट्रैक्ट भी लेंगे। दोनों हंसते हंसते पेड़ के नीचे सो गए। सीख, कभी कभी जिंदगी में समस्या को भी बेचना पड़ता है, लेकिन अगर उसका समाधान तुम्हारे पास है तो दुनिया तुम्हारे पीछे खुद दौड़ेगी। एक छोटा सा गांव था धारपुर। यहाँ सब कुछ शांत था, लेकिन शांति के पीछे छुपी थी एक ऐसी कहानी जिसके बारे में सिर्फ बुजुर्ग लोग चुपचाप बातें करते थे। एक पुरानी रहस्यमयी काली गुफा, जिसके अंदर आज तक जो गया कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन अर्जुन की दादी उसे एक पुरानी किताब देती है जिसमें उस गुफा का जिक्र होता है। अर्जुन को पता चलता है कि उसके दादाजी भी उस गुफा के राज को जानना चाहते थे, लेकिन उनकी मौत अचानक हो गई। अर्जुन पूरी बात जानना चाहता था तो उसने दादी से पूछा, दादी, दादाजी भी उस काली रहस्यमयी गुफा के राज को जानना चाहते थे ना? हाँ बेटा, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? दादी, मैं भी उस गुफा के राज को जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं उस गुफा में जाके उसका पता लगाऊंगा। नहीं अर्जुन, बेटा सभी गांव वाले कहते हैं कि जो भी वहाँ जाता है वो लौट के कभी नहीं आता। और बेटा, भगवान ना करे तुझे कुछ हो जाए, तेरे अलावा मेरा और कोई नहीं है। अरे दादी, आप चिंता मत करो, आपका अर्जुन उस रहस्यमयी गुफा में जाएगा भी और उसके राज को भी खोलेगा। और दादी, दादाजी भी तो यही चाहते थे ना, मुझे जाने दो ना दादी। थोड़ी देर बात करने पर आखिर में दादी मान जाती। अगले दिन अर्जुन अपने दोस्त जोया और कबीर से इस बारे में बताता है। अरे यार अर्जुन, वो रहस्यमयी गुफा बहुत खतरनाक है। हाँ अर्जुन, वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। देखो दोस्तों, मुझे भी वहाँ जाने से डर तो लग रहा है, पर मैं वहाँ इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे दादाजी भी उस रहस्यमयी गुफा के राज को जानना चाहते थे और उनकी मौत हो गई। इसलिए मैं इस गुफा के राज को सारे गांव वालों को दिखाना चाहता हूँ। अर्जुन, अगर ऐसी बात है तो हम तेरे साथ वहाँ जरूर चलेंगे। क्यों जोया? हाँ अर्जुन, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम आज रात में ही, जब सभी गांव वाले सो रहे होंगे, तो हम वहाँ जाएंगे। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, तीनों दोस्त अर्जुन, कबीर और जोया छुपते छुपाते गुफा के पास पहुंचे। गुफा का मुंह सदियों से बंद था, लेकिन आज उसके पत्थर सिरक गए, मानो जैसे किसी ने उन्हें वहां बुलाया हो। जब वो गुफा के अंदर पहुंचे तो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था, सिर्फ एक मशाल जल रही थी। तभी जोया अर्जुन और कबीर से कहती है, अरे दोस्तों, यहाँ पर तो सब ठीक लग रहा है। नहीं जोया, यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कबीर डरे हुए आवाज में, हाँ अर्जुन, यहाँ सब ठीक लग रहा है, चलो हम घर जाते हैं। तभी गुफा में से आवाज आती है, कौन हो तुम लोग? वह तीनों घबरा जाते हैं और तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। रास्ते में जोया की नजर एक बक्से पर पड़ती है। अर्जुन, कबीर, रुको, वो देखो बक्सा। अरे हाँ दोस्तों, वो तो एक बक्सा ही है। मुझे लगता है कि हमें जरूर कुछ काम का मिलेगा, चलो देखें उसमें क्या है। हाँ हाँ, चलो देखते हैं क्या है उसमें। वह तीनों उस बक्से को खोलते हैं और उसमें एक बहुत पुरानी किताब होती है। इतनी पुरानी किताब, इसमें ऐसा क्या होगा? अर्जुन, इसे पढ़ते हैं, शायद हमें कुछ पता चल जाएगा इस गुफा के राज के बारे में। हाँ अर्जुन, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अर्जुन उस किताब को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि इस रहस्यमयी गुफा में एक इंसान एक पत्थर के रूप में कैद है। जोया, कबीर,
मुझे लगता है कि हमें जो आवाज आई थी वो उसी इंसान की थी जो पत्थर के रूप में कैद है, और सिर्फ एक सच्चा इंसान ही उसे संकट से मुक्त कर सकता है। चलो हम वहां फिर चलते हैं और उनकी मदद करते हैं। चलो हम वहां फिर चलते हैं और उनकी मदद करते हैं। दोस्तों, पर मेरी एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि यहाँ लोगों की मौत कैसे और क्यों होती है। हाँ कबीर, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। चलो दोस्तों, इस बात का पता वहीं जाके लगाते। जोया, तुम सही कह रही हो, चलो चलते हैं। फिर वह तीनों इस बात का पता लगाने के लिए उस जगह वापस जाते हैं जहां उनके पीछे से कोई आवाज आई थी। मैं जानना चाहता हूँ, क्या यहाँ कोई है? अरे बच्चों, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आप कौन हैं और अभी कहाँ हैं? कैसे दिखाई दे सकता हूँ? मैं तो एक पत्थर के रूप में कैद हूँ। सच्चाई को बचाते बचाते मेरी ये हालत हो चुकी है। क्या आप हमें शुरू से इस घटना के बारे में बता सकते हैं? बच्चों, ये बात है उस समय की जब मैं मेरे राज्य का राजा हुआ करता था। मेरे पास एक जादुई पत्थर थी जो मुझे एक साधु बाबा हमसे प्रसन्न होकर दिए थे। हम जादुई पत्थर का इस्तेमाल लोगों की मदद और सेवा करने के लिए करते थे। फिर एक दिन एक पाखंडी बाबा ने अच्छे बनने का ढोंग करके हमसे मदद मांगी। महाराज की जय हो। प्रणाम बाबा जी, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? महाराज, मैं पास ही के एक जंगल में रहता हूँ। मैं अपने सभी शिष्यों के लिए एक बड़ी सी शाला बनाना चाहता हूँ, और महाराज बस यही सोचकर कि आप मेरी मदद करेंगे, मैं यहाँ चला आया। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने शिष्यों के लिए इतना सोच रहे हैं। हम आपकी जरूर मदद करेंगे। कहिए, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? महाराज, कल सुबह आप अकेले मेरे कुटिया पे आ जाइए, मैं सारी चीजें आपको वहीं बताऊंगा। बाबा जी, अकेले? हम अपने साथ किसी को क्यों नहीं ला सकते? महाराज, दरअसल मैं अभी नहीं चाहता कि इस शाला के बारे में किसी को पता चले। मैं अपने सभी शिष्यों को उपहार देना चाहता हूँ और उनके चेहरे की वो मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छे गुरु हैं बाबा जी। आप अपने सभी शिष्यों से कितना प्रेम करते हैं। ठीक है, हम कल अकेले ही आएंगे। जब अगले दिन राजा वहां जाते हैं तो वहां का माहौल देख के राजा सोच में पड़ जाते हैं कि सभी शिष्य कहाँ हैं, पर राजा कुछ नहीं कहते। वह पाखंडी बाबा को ये पता था कि वो जादुई पत्थर राजा हमेशा अपने पास ही रखते हैं। वह राजा को गुफा में ले जाता है और वहीं उसने छल करके राजा से वह पत्थर ले लेता है और राजा को एक पत्थर बना देता है। महाराज, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, पर यहाँ आने वाले लोगों की मौत कैसी हो जाती है? बच्चों, यहाँ आने वाले लोग अपनी मर्जी से आ तो सकते हैं, लेकिन उस पाखंडी बाबा ने इस गुफा पर ऐसा जादू किया है कि सिर्फ एक सच्चा इंसान ही वापस जा सकता है, और वही इंसान मुझे भी पहले जैसा एक आम इंसानी रूप में ला सकता है। महाराज, तो क्या हम आपको पहले जैसा इंसान बना सकते हैं? अर्जुन, मुझे एक सच्चा इंसान ही पहले जैसा कर सकता है। अगर तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर तुम नाकामयाब रहे तो तुम भी मेरे जैसे एक पत्थर बन जाओगे। वैसे तुम तीनों बच्चे बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हो, तभी तुम सब मुझ तक पहुंच पाए हो। महाराज, मुझे खुद पर और मेरे दोनों दोस्तों पर पूरा विश्वास है कि हम आपको फिर से इंसान बना सकते हैं। क्यों दोस्तों? हाँ अर्जुन, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ अर्जुन, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर अर्जुन ने उस पत्थर को छुआ और उसके छूते ही राजा पहले जैसे इंसान बन जाते हैं। और इस तरह तीनों की वजह से पूरे गांव के लोगों को इस रहस्यमयी गुफा के राज के बारे में पता चलता है। सभी गांव वाले अर्जुन, जोया और कबीर की बहुत तारीफ करते हैं। अर्जुन की दादी ये सब देखकर बहुत खुश होती हैं। वाली बहू, कहते हैं ना, शादी ब्याह एक लेवल में ही हो तो ठीक रहता है, नहीं तो अरे क्या सारा दिन कमरे में ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाकर बैठी रहती है बहू। कभी गलती से किचन में देख ले टोकरी में कौन सा आलू सड़ रहा है, टमाटर फ्रिज में गल रहा है। अब आलू टमाटर को गलता देखते देखते मेरी स्किन गल रही है माँ जी, वो ना ठीक कराऊं। बाल देख रही हैं आप, झाड़ू हो गए हैं झाड़ू। हाँ हाँ, तो तेल लगाकर मालिश करना, दही लगा, घर की कितनी सारी चीजें लगा सकती है। ये क्या बालों को केमिकल लगा लगा कर हरा लाल रंग करवा लेती है। ओ सासू माँ, ननद जी के बालों पर भी ये सब किया करो। मेरा तो भूल ही जाओ कि मैं ऐसी लोकल चीजों को अपने ऊपर यूज भी करूंगी कभी।
तभी वहाँ ननद आ जाती है। माँ देखो तो ये टी शर्ट कैसी लग रही है। अरे वाह बेटी, ये रंग तो बड़ा अच्छा लग रहा है तुझ पर। माँ सिर्फ 100 रुपए की है, लग नहीं रही है ना। ओ प्लीज, कहाँ से लाई हो ये 100 रुपए की टी शर्ट? हम लोगों के घर की तो नौकर भी ये ना पहने। तभी वहाँ बहू का पति आ जाता है। राशि, शीतल की तुलना क्या तुम अपने घर के नौकर से कर रही हो? अरे छोड़ो ना भैया, ये बताओ टी शर्ट कैसी लग रही है। बहन नहीं चाहती थी कि उसके कारण भाई और भाभी के बीच लड़ाई हो, लेकिन राशि, लास्ट ईयर मैं लंदन गई थी ना, तब की फोटो। वैसे तुम लोग कहाँ कहाँ गए हो? भाभी हम तो हरिद्वार, शिमला और हाँ एक बार तो नैनीताल भी गए हैं। ये कोई जगह है घूमने की? लंदन तो स्वर्ग है, स्वर्ग। ऐसी बात नहीं है भाभी, हमारे देश में भी कई जगह ऐसी है जो दुनिया में कहीं नहीं है। जैसे गुलबर्ग गई है क्या आप? नो वे, मैं स्विट्जरलैंड गई हूँ। तो फिर जब गुलबर्ग नहीं देखा तो क्या देखा? भारत का क्या, दुनिया का स्वर्ग है वो। बात भी तो सच थी। राशि की बोलती शीतल के सामने बंद हो जाती है। एक दिन, अरे यार बाजार जाना है, कोई गाड़ी भी नहीं है यहाँ तो। अरे बहू, बाहर निकलेगी तो कोने से हरी वाली बस मिल जाएगी। 5 रुपए में बाजार। अरे ना हो तो रिक्शा कर लेना, 20 रुपए लेगा। लेकिन क्या फायदा, बस से ही निकल जा बेटा। हाँ, कैसी बात कर रही है? बस में कितने अनहाइजीनिक लोग बैठते हैं, पता भी है आपको? पता नहीं कौन क्या करता है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, और मैं उन लोगों के बीच बैठ जाऊं। अच्छा बहू, एक बात बता, तुम लोगों के घरों में जो ड्राइवर काम करते हैं ना, उन लोगों का पता है तुम्हें कि वो कहाँ से आते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? अरे माँ जी, आपसे कौन बहस करे, टैक्सी ही बुला लेती हूँ। कौन इतनी पेन ले गर्मी में। अरे बहू, पैसे बचाना सीख। 2 पैसे बचाएगी तो मुसीबत के वक्त काम आएंगे। मुसीबत, वो भी पैसों को लेकर? अरे माँ जी, हम लोगों के घर की तो कटोरी भी चांदी की होती है। अरे भगवान ना करे कि जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत बताकर नहीं आती बहू। तभी वहाँ ननद आ जाती है। भाभी, आपके पापा किस प्रोफेशन में है? मतलब चांदी की कटोरी में खाना जरूर बड़े व्यापारी होंगे ना? अरे नहीं, वो फाइनेंसर है। यहाँ का पैसा वहाँ और वहाँ का पैसा यहाँ, समझ लो टोपियां घुमाते हैं बाजार में। तो सोचो, आपके पापा ने भाई से आपकी शादी क्यों की होगी? वो तो ऐसा नहीं करता, सिंपल सी नौकरी करता है वो तो। वो क्या था कि पापा को आप लोगों का बड़ा मकान और सिंपल सी जिंदगी अच्छी लगी। वो इसलिए भाभी कि हम उतना ही खर्च करते हैं जितना जिंदगी जीने के लिए जरूरी होता है। जैसे आप लोग बड़ी बड़ी कोठी में रहते हो, लेकिन है तो किराए की ना, और हम लोगों का मकान अपना है जिसे पापा और माँ ने एक एक पैसे जोड़कर बनाया है। हाँ, वो तो हम लोग भी सोच रहे थे लेने के लिए, लेकिन बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलकर इससे बड़ा मकान बनाओ, तब तो बात बने। कैसी बात कर रही हैं आप? मैं तो सोच रही थी कि इसे बेचकर पॉश इलाके में मकान ले लूं। अरे मैं जब तक जिंदा हूँ मेरा मकान नहीं बिकेगा, ये फाइनल बात है। तो इस छोटे मोहल्ले में ही रहना चाहती हैं आप हमेशा? अरे मैं तो सोच रही थी कि तभी डोरबेल बजती है और सामने खड़े होते हैं राशि के पापा मम्मी। अरे मम्मी पापा, आप दोनों आइए आइए। जा बेटा शीतल, जाकर अंकल आंटी के लिए पानी ले आ। क्या बात है भाई साहब, आप लोग परेशान दिख रहे हैं, सब ठीक तो है ना? अरे नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? वो कहाँ परेशान होंगे, इतना पैसा है इन लोगों के पास, तो परेशानी तो भूल कर भी नहीं आनी। तभी राशि की माँ सास के सामने रोने लगती है। अरे क्या बताए बहन जी, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। ये तो भला है कि भले घर में राशि की शादी करवा दी, वरना अब तो हम लोगों के पास रहने के लिए छत भी नहीं है, इसलिए आप लोगों के पास आए हैं। अरे अरे कैसी बात कर रहे हैं समधन जी, ये घर भी तो आप लोगों का ही है, यहाँ रहिए जितने दिन मन करे, जब ठीक हो जाए सब तो चले जाइएगा। क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? और भाई और भाभी, वो लोग, आप लोगों का बैंक बैलेंस? अरे किस बैंक बैलेंस की बात कर रही हो बेटी? हम लोगों ने तो कभी चवन्नी भी नहीं बचाई, सिर्फ उड़ाया है। उसमें कैसे बैंक बैलेंस होता? घर तो किराए का था ही, बाकी तेरी भाभी ने थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी थी उसे बेचकर पॉश इलाके में घर लेने की जिद की थी। प्रॉपर्टी बेच तो दी, लेकिन जो पैसे आए वो भी उड़ा दिए। अब हम दोनों को घर से भी निकाल दिया। अब ना घर है ना पैसा, जीवन फिर से शुरू करना पड़ेगा। हाँ बहन जी, लेकिन इस बार एक बात तो गांठ बांध ली कि झूठी शान और दिखावा किसी का सगा नहीं होता। राशि सास की तरफ ऐसे देखती है जैसे अपनी गलती का एहसास